हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 11th क्लास के वेक्टर टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। जो लेक्चर नंबर आपके लिए तीसरा होगा, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। साथ में हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बात करेंगे और साथ में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पर भी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए। देखिए क्या कह रहा है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, है ना। चलिए ये वाई एक्सिस मान लो, आप ये एक्स एक्स मान लो, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जानने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक बेस वेक्टर पर विचार कर लेते हैं। बेस वेक्टर, एक मिनट पॉज कीजिएगा इसको, है ना, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कैसे, है ना। चलिए, तो बेस वेक्टर देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला जो यूनिट वेक्टर होता है उसको नाम दिया जाता है आई कैप। यूनिट वेक्टर आपको पता है क्या होता है? यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। आप पहला वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें हम आपको बताए हैं यूनिट वेक्टर क्या चीज़ होता है। उसी तरह से वाई डायरेक्शन, ये वाला वाई एक्सिस है, इसकी तरफ के जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का नाम होता है जे कैप। जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका नाम क्या है? जे कैप। और जेड एक्सिस के सामने जो डायरेक्शन वेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है? के कैप, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, इधर आपका ईस्ट है, इधर आपका वेस्ट है, इधर आपका साउथ है, इधर आपका नॉर्थ है। उसी तरह से एक्स एक्सिस की दिशा का नाम क्या है? तो आप कहेंगे आई कैप। आप इधर जा रहे हैं तब कहेंगे ईस्ट में जा रहे हैं। उसी तरह से आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं तब क्या कहेंगे? हम आई कैप की दिशा में जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस नाम है ये, आई कैप, जे कैप और के कैप। हमारा दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग क्या? एक्स एक्सिस। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग क्या? वाई एक्सिस। दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग क्या? जेड एक्सिस, जो दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी आई कैप, जे कैप एंड के कैप को बेस वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? बेस वेक्टर्स। समझ में? मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दिशा को बेस वेक्टर कहा जाता है, जो कि ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। बस उसको ध्यान रखना उस कंसेप्ट को, ठीक है। चलिए हम इस पर आते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसकी एक्स एक्सिस की दिशा का नाम क्या होगा? आई कैप। उसी तरह से वाई एक्सिस की दिशा का नाम क्या होगा? जे कैप। आप यूनिट वेक्टर मत बोलो, इसका दिशा का नाम समझो फिलहाल। और मान लो कि यहां पर एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर, ठीक है, जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए हुआ है। एक वेक्टर माना जो एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। और मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर दे रखा है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है। समझ में? सिंपली ए लिखा हुआ है। अब सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि अगर ये वेक्टर है तो यहां से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ओ है, इस पॉइंट को नाम एम दे दीजिए, इसका नाम पी दे दीजिए। दिखाई दे रहा है आपको? इस तरह से इसका नाम एम एन दे दीजिए, ठीक है। तो आप बताइए जरा, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो अगर आप ओ एम को एक वेक्टर इमेजिन करो, ठीक, एम पी को एक वेक्टर इमेजिन करो, किसको? एम पी को एक वेक्टर इमेजिन करो, तो आप इस ट्रायंगल के अंदर में क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओ एम वेक्टर प्लस पी एम वेक्टर? लिख सकते हैं, ओ एम वेक्टर प्लस पी एम वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, राइट है। चलिए, अब सवाल उठता है ओ एम का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आप याद करो पिछला क्लास, है ना, मैंने आपको बताया था, अगर ये एंगल थीटा है, ये भुजा ए है, तो थीटा के साथ वाला क्या होता है? यस, ए कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या होता है? ए साइन थीटा। बताए थे, पिछला वीडियो देखिएगा और कृपया अगर इसको याद कर ले। जब भी थीटा के साथ वाला साइड निकालना हो तो हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइड निकालना हो तो हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। इसको आप रट जाओ, बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है। तो आप बताओ, अगर ये ए है तो डेफिनेटली ये वाला लंबाई क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा, निश्चित ही, है ना। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा बताओ जरा? ए साइन थीटा होगा। अच्छा, ये साइन थीटा है तो ये भी तो ए साइन थीटा ही होगा ना, ध्यान रखना है इसको, है ना। ये ए कॉस थीटा जो थीटा के साथ नहीं है वो क्या है? ए साइन थीटा, मतलब थीटा के सामने वाला क्या? ए साइन थीटा।
अब देखो ध्यान से, तो OM वेक्टर कैसे निकलेगा, तो आप सोचो OM वेक्टर की लंबाई कितनी है, a cos थीटा, मतलब ये OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये OM वेक्टर का डायरेक्शन है i कैप। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कर दिया जाए तो OM वेक्टर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? वेरी गुड। तो आपने कहा OM वेक्टर क्या है, वो है a cos थीटा और इनटू डायरेक्शन वेक्टर से गुना कर दिया i कैप। अच्छा, प्लस PM वेक्टर बताओ कितना है, तो PM वेक्टर का मैग्नीट्यूड है a sin थीटा और PM वेक्टर किस दिशा में है, तो आप कहेंगे j कैप दिशा में। अच्छा, मैग्नीट्यूड इनटू j कैप मतलब PM वेक्टर, MP वेक्टर आ गया। ये सर, तो आप बताओ PM वेक्टर मत लिखो उसको, MP वेक्टर, माफ कीजिएगा, MP वेक्टर है ये। तो बताओ MP वेक्टर क्या होगा, तो a sin थीटा और इनटू क्या कर दोगे आप, j कैप। तो देखो जरा ध्यान से, a sin थीटा इनटू क्या हो गया, j कैप। इसको ठीक कर लेना, है ना। चलिए, OP वेक्टर बराबर क्या है, ये तो A वेक्टर ही है। ठीक, इस चीज को आप ध्यान से देखो, हुआ क्या, असल में ये A जो वेक्टर थे ना, इसके दो पार्ट बन गए। ये वाला एक पार्ट, ठीक है, जो किसके अलोंग है, दिस इज योर पार्ट अलोंग क्या, एक्स एक्सिस, यस और नो। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, आप कह सकते हैं दिस इज योर पार्ट अलोंग व्हाट, वाई एक्सिस, है ना। असल में इस प्रोसेस में हुआ क्या, देखो ध्यान से, ए के दो हिस्से हो गए। कैसे, थीटा के साथ वाला हिस्सा a cos थीटा, थीटा के अपोजिट वाला हिस्सा a sin थीटा, ये सर नो, या फिर थीटा के सामने वाला a sin थीटा। दो हिस्सों में टूट गया कि नहीं टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया कि नहीं हो गया। इसी ब्रेकडाउन प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ व्हाट, बोलिए वेक्टर, समझे बबुआ। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब पार्ट ऑफ वेक्टर। और चूंकि ये दोनों पार्ट एक दूसरे में बिल्कुल 90 डिग्री पर हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। असल में हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डूइंग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। क्या मतलब होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट प्राप्त करने का, इसका मतलब क्या है, क्यों प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि आपको कहा गया कि एक बक्सा यहां रखा हुआ है और इस बक्सा पर आप इधर फोर्स लगा के ले जाओ, तो ये बक्सा इधर की तरफ मूव करेगा ऐसे, ठीक है। तो आप सोचो ये बक्सा इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा थोड़ा इधर भी जा रहा है और थोड़ा थोड़ा इस दिशा को भी जा रहा है। ऐसे बीच में जाने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप आगे भी बढ़ रहे हो, थोड़ा सा आप ऊपर भी बढ़ रहे हो, है ना। तो हम कह रहे हैं कि इस फोर्स का इस दिशा में कितना प्रभाव होगा और इस दिशा में कितना प्रभाव होगा, मतलब बक्सा इस दिशा में कितना आसानी से जाएगा या इस दिशा में कितने आसानी से जाएगा, ये बात पता लगाना है। क्योंकि फोर्स अगर ऐसे तिरछा लगाओगे तो इस फोर्स का कुछ प्रभाव एक्स दिशा में भी होगा, कुछ प्रभाव वाई दिशा में भी होगा, ठीक। तो इस ऑब्लिक फोर्स का एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कितना प्रभाव उत्पन्न होगा अलग अलग, इस बात को बताता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। समझ आ रहा ना, यानी कि वेक्टर कंपोनेंट का फायदा, कंपोनेंट करने का फायदा क्या होता है, इससे हमको यह पता चलता है कि कोई वेक्टर किसी खास दिशा में कितना प्रभावकारी है। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, मान लीजिए कि इंक्लाइंड प्लेन पर एक बक्सा रखा हुआ है, आप इसको इधर खींच रहे हैं, ये बक्सा इधर जा रहा है, ठीक है। तो आप बताओ जरा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल दिशा में होगा जो इस बक्से को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, और आप इधर खींचे हुए तो बक्सा थोड़ा सा उठने का भी प्रयास कर रहा होगा। इसका एक वाई कंपोनेंट भी होगा जो बक्सा को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा होगा, है ना। मतलब इस फोर्स के दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, एक हिस्सा जो उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। हम ये दोनों हिस्सा के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना हिस्सा उसको आगे बढ़ा, मतलब ये हिस्सा एक्सेलरेट, कितना हिस्सा उसको एक्सेलरेट करवा रहा है और कितना हिस्सा उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चीज के लिए हमको ये फोर्स और ये वाला फोर्स चाहिए होगा, इसी दोनों को कहते हैं कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। कंपोनेंट मतलब हिस्से, इस वेक्टर का दो हिस्से, ठीक है। और इसी हिस्से को प्राप्त करने का जो मेथड होता है वो कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजॉल्व करना, वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ देना, ताकि आपको यह पता चल सके किसी वेक्टर का प्रभाव किसी खास दिशा में कितना उत्पन्न होने वाला है। समझ में आया। इसलिए हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं और रिजोल्यूशन सीखते हैं, ठीक। क्या मतलब है देखिए ध्यान से,
ए वेक्टर बराबर क्या किया हमने, ए वेक्टर के दो हिस्से, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है वो आई कैप की दिशा में है, तो इस वेक्टर को हमने लिख दिया ए कॉस थीटा आई कैप, और ये वाला हिस्सा मतलब ये वाला हिस्सा है ना जो जे कैप की दिशा में है, तो हमने लिखा ए साइन थीटा इंटू जे कैप। तो अब देखो ध्यान से, ए वेक्टर दो हिस्से हो गए कि नहीं हो गए, दो पार्ट में ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया। इन्हीं दो पार्ट को कहा जाता है क्या चीज, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। आया समझ में? अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे कंपोनेंट को ब्रेक किया जाता है। समझ रहे बात को? अच्छा, एक और खास बात, मतलब किसी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। एक्स क्या दिखा रहा है कि ए वेक्टर का एक्स दिशा में कितना प्रभाव है, और वाई दिशा, वो ए वाई दिखा रहा है ए वेक्टर का वाई दिशा में कितना प्रभाव है। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर आपको कोई कह दे कि हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? आप सोच के देखो, सोचो इसका वैल्यू निकालना है, इसका डायरेक्शन फाइंड करना, तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, दिस वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट बराबर ये हो जाएगा, ये वाला। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखना मतलब इसका लंबाई देखना है, इसका लंबाई कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर और प्लस ए वाई का स्क्वायर। इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं ए एक्स, ठीक है ना, ए एक्स, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ए वाई बोल रहे हैं। ए एक्स क्या दिखा रहा है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर आपको कंपोनेंट मालूम चल जाए, एक्स और ए वाई मालूम है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लगाना हो, तो कंपोनेंट मालूम ही है, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आप खुद सोच के देखो ना, यहाँ पर एक वेक्टर है ए एक्स मैग्नीट्यूड का, यहाँ एक वेक्टर है ए वाई मैग्नीट्यूड का, और दोनों 90 डिग्री पर, इनका रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये बीच वाला। और उसका वैल्यू कैसे निकालते थे? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। करते थे कि नहीं करते थे? है ना? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कंपोनेंट दिए हैं तो क्या कर देना, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का अंडर रूट लेना, तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है? और रिजॉल्व कैसे करना है? तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट को लिखना कॉस थीटा के साथ, थीटा के अपोजिट वाले को लिखना साइन थीटा के साथ। ठीक, और इसका इस मैग्नीट्यूड में दिशा से मल्टीप्लाई कर देना, इस मैग्नीट्यूड में दिशा से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा? वेक्टर के कंपोनेंट आ जाएंगे। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिजिक्स के हर एक चैप्टर में कोई ऐसा चैप्टर आपको नहीं मिलेगा जिसमें इसका यूज ना मिले। ठीक है? तो आप उसको ध्यान रखना। रिलेटिव वेलोसिटी, काइनेमेटिक्स शुरू होगा हमारा, उसमें रिलेटिव वेलोसिटी में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ, अगला चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें तो हर एक वेज कांस्टेंट के हर एक सवाल, वेज रिलेशन के हर एक सवाल में ये आना ही आना है, निश्चित आना है ना? तो हर एक चैप्टर में ये इन्वॉल्व होगा। तो आप इसको जल्दी से नोट करो, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ सवाल लिए हम आपके लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 2। लेट अस सपोज ये एक फोर्स है और फोर्स 2 न्यूटन का है। तो आप बताओ, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इस दिशा में फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली इस फोर्स के 2 प्रभाव उत्पन्न होंगे। एक फोर्स जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब इस दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेगा, और एक दूसरा हिस्सा होगा जो उसको इस दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम जानना चाहते हैं कि इस फोर्स का इस दिशा में कितना प्रभाव उत्पन्न हो रहा है और इस दिशा में कितना प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। इसके लिए हमको कौन सा मेथड अपनाना होगा? यस, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मतलब इसको 2 हिस्सों में तोड़ने होंगे। राइट है? तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। आपको बताए थे क्या, एक्स एक्सिस है तो इसकी दिशा का नाम क्या होगा? बोलिए बोलिए, आई कैप। वाई की दिशा का नाम जल्दी बोलिए, जे कैप। यस, ठीक। अब आप बताओ, इस 2 का थीटा के साथ वाला हिस्सा कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर इस 2 के थीटा के साथ वाला हिस्सा निकलेगा 2 cos 60 डिग्री। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कैसे निकलता है? कॉस से। और थीटा के सामने वाला कैसे निकलेगा? थीटा के सामने वाला बोल लो तब, या फिर ये वाला कंपोनेंट बोल लो तब, दोनों एक ही चीज है, जितना ये उतना ही ये, है ना? तो इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? 2 sin 60 डिग्री। तो आप बताओ इस वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है? मान लो ये O है और ये A पॉइंट है, तो आप बताना क्या OA वेक्टर ऐसे लिखा जा सकता है? OA वेक्टर के 2 हिस्से हैं, 2 cos 60 आई कैप की दिशा में है, 2 cos 60 आई कैप की दिशा में है, प्लस 2 sin 60 यस जे कैप की दिशा में है ना? देखो तो क्या हुआ, OA वेक्टर के भैया 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है 2 cos 60 जो आई कैप की दिशा में है, और एक हिस्सा 2 sin 60 जो जे कैप की दिशा में है। कहने का ये मतलब हो गया कि ये 2 वेक्टर का
आई कैप की दिशा में जो प्रभाव होगा वो इतना होगा और जे कैप की दिशा में जो प्रभाव होगा वो इतना होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को क्यों तोड़ा जा रहा है, आया समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये देखिए सवाल, मान लो कि ये ओ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आपसे कोई पूछे ओ बी वेक्टर कितना होगा, तो सीधी बात है, आप सोचो ये एक फोर्स है, तो ये इस दिशा में एक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इधर ले जाने की कोशिश कर रहा होगा और साथ में इधर भी ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इस फोर्स का इधर वाला प्रभाव कितना है, इधर वाला प्रभाव कितना है। कैसे करेंगे फिर? तो वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ देंगे, है ना, अभी तो सीखे हैं। आप बताओ थीटा के साथ वाला हिस्सा क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा के सामने वाला हमेशा साइन थीटा। याद रखो, थीटा के साथ वाला साइड कौन है? यही है डेफिनेटली। अगर ट्रायंगल बनाते हो तो थीटा के हाइपोटेनस और थीटा के साथ वाला साइड कौन है? ये वाला साइड है। और थीटा के सामने वाला कौन है? ये वाला। थीटा के सामने वाला जो होता है ना, वही ये वाला होता है ना? ध्यान रखना है इसको। तो आप बताओ अगर इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो थीटा के साथ वाला मतलब यहां से लेकर यहां तक का लंबाई कितना होगा? डेफिनेटली 4 cos 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो आप, ये वाला हिस्सा, ये कितना होगा? 4 sin 30 डिग्री। मतलब इधर वाला हिस्सा कितना होगा? 4 sin 30 डिग्री। आप बताओ, ये तो आई कैप की दिशा होती है, एक्स एक्सिस की दिशा, तो उधर वाले को कहा जाता है ये माइनस आई कैप की दिशा है। तो क्या कहता है? माइनस आई कैप। नीचे वाले को क्या कहते हैं? माइनस जे कैप। इधर वाले को माइनस आई कैप, इधर वाले को प्लस आई कैप, इधर वाले को प्लस जे कैप। ये सिंपल कन्वेंशन है, आप रियल नंबर ग्राफ में भी पढ़े होंगे, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक में भी जानते होंगे कि इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है। चलिए अब बताइए, तो आप बताइए इस ओबी वेक्टर क्या है का मैग्नीट्यूड क्या है इस दिशा में? तो कहेंगे आप 4 cos 30 जो कि माइनस आई की दिशा में प्रभावकारी है, ठीक। मतलब हम लिख रहे हैं 4 cos 30 डिग्री, मतलब 4 का एक हिस्सा 4 cos 30 है जो माइनस आई कैप की दिशा में प्रभावकारी है, प्लस एक कंपोनेंट है इसका 4 sin 30 डिग्री, है ना, जो इधर कौन होता है? ऊपर प्लस जे कैप होता है ना बाबू, तो ये जे कैप की दिशा में प्रभावकारी है। तो ये आंसर आया, देखो तो ये आंसर कितना होगा? 4 cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2, तो 4 इंटू √3/2 इंटू माइनस आई कैप प्लस, और sin 30 होता है 1/2, तो आप रखोगे यहाँ पर इंटू 1/2 जे कैप। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है, इससे 2 बार में कट जाएगा तो ये आएगा -2 √3 आई कैप प्लस, यहाँ से कट जाएगा 2 बार में तो ये आएगा 2 जे कैप। दिस इज योर क्या? ओ बी वेक्टर। यहाँ भी आप वैल्यू निकाल कर डाल सकते हैं। आया समझ में? मतलब हम लोग रिजोल्यूशन क्यों पढ़े? किसी वेक्टर का किसी खास दिशा में कितना प्रभाव है ये जानने के लिए। आ रहा है समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है इसको। यहाँ देखो एक और सवाल, आप बताओ अगर इस यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हो और इसको इधर खींचा जा रहा है, इसका मतलब किधर जाने की कोशिश करेगा? ये वेक्टर इसको थोड़ा बहुत इधर ले जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत उधर ले जाने की कोशिश करेगा। हम जानना चाहते हैं इस वेक्टर का, अच्छा इस वेक्टर के दो प्रभाव उत्पन्न होंगे, एक इस दिशा में उत्पन्न होगा, एक इस दिशा में उत्पन्न होगा। बोलो है कि नहीं है ना? दो दिशा होंगे इसके। अब आपसे पूछा रहा है कि इस दिशा का प्रभाव कितना होगा, इस दिशा का प्रभाव कितना होगा, तो आप बताओ ये दिशा कौन सा है? यस, दिस इज माइनस जे कैप दिशा। ये दिशा कौन सा है? दिस इज, बोलिए बोलिए, माइनस आई कैप की दिशा, ठीक। चलो तो बताओ जरा, इस 2 का 2 कंपोनेंट, एक इधर वाला हिस्सा होगा, तो ये तो थीटा के साथ, अच्छा सर ये तो थीटा के साथ वाला हिस्सा है, ये तो हमको आता है निकालने, 2 cos 30 डिग्री। तो बचा एक प्रभाव तो इधर हो गया और एक प्रभाव ऐसा किधर उत्पन्न होगा? इधर उत्पन्न होगा। इधर जाने का मतलब थोड़ा इधर जाना, थोड़ा इधर जाना। इधर वाला हिस्सा कितना होगा जो थीटा के साथ नहीं है? वो होगा 2 sin 30 डिग्री। तो अगर मान लो ये O पॉइंट C पॉइंट क्या कहेंगे, अच्छा सर OC वेक्टर के 2 प्रभाव हैं, एक प्रभाव है ये वाला 2 cos 30 डिग्री और वो प्रभाव माइनस आई कैप की दिशा में उत्पन्न हुआ है, प्लस एक प्रभाव है 2 sin 30 जो कि माइनस जे कैप की दिशा में उत्पन्न हुआ है। बोलो बोलो, है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। cos 30 होता है √3/2, तो बाई 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा माइनस √3 आई कैप, और 1/2 होता तो ये आएगा माइनस जे कैप। दिस इज योर व्हाट? ओसी वेक्टर। आया बबुआ समझ? बहुत ही अच्छा। चलिए जरा यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा। तो सोचो जरा कि यहाँ पर 6 न्यूटन का फोर्स है,
तो ये फोर्स किधर किधर प्रभाव उत्पन्न करेगा? इस फोर्स का जो प्रभाव होगा कुछ आई कैप की दिशा में होगा पक्का, और कुछ प्रभाव होगा जो 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 क्या माइनस जे कैप की दिशा में होगा। ठीक, चलो बताओ, ये अगर ये 6 है तो इसके 2 हिस्से होंगे ना, तो ये तो अच्छा सर, ये वाला तो थीटा के साथ वाला हिस्सा है। अरे ये तो हम कर लेंगे सर 6 cos 60 डिग्री, और जो थीटा के साथ नहीं है वो कितना होगा? तो वो होगा डेफिनेटली ये वाला जो हिस्सा होगा डेफिनेटली होगा 6 sin 60 डिग्री। आप इसको सामने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो अब बताओ, मान लो कि ओ पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो ओडी वेक्टर क्या लिखोगे आप? तो आप कहोगे सर जो ओडी वेक्टर है ना इसके 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है 6 cos 60 वाला जो आई कैप की दिशा में प्रभावकारी है, यस और नो? अच्छा, और एक हिस्सा है 6 sin 60 डिग्री जो किस दिशा में प्रभावकारी है? तो आप कहेंगे माइनस जे कैप की दिशा में प्रभावकारी है। cos 60 होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 आई कैप, सही। अच्छा, प्लस ये sin 60 होता है √3/2, तो /2 से 3 बार में कट जाएगा तो आएगा 3√3 और माइनस जे कैप। ये माइनस को आप अंदर से बाहर लाओगे तो ये कैसा दिखाई देगा? इसकी सूरत हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? ओडी वेक्टर आ गया, सही। आप इस फॉर्मूला को कभी याद नहीं करोगे। मान ए वेक्टर बराबर ए cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बच्चे लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, आई वाले के साथ cos आता है, जे वाले के साथ साइन आता है। ना बाबू, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना है। देखिए ऐसा गलती क्यों नहीं करना है, सुनिएगा। मान लीजिए कि यहां पर एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 2, ठीक, और सुनिएगा, और ये एंगल मान लीजिए दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? जब इसको आप देखोगे इस तरह से 2 पार्ट में, तो बच्चा लोग होशियारी करता है कि ये 60 है तो ये पक्का 30 होगा, और अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो आप कर दोगे cos 30 और ये sin 30। हाँ, उससे भी कर सकते हो, बट उसमें समय लॉस नहीं करना है। सीधा जहां एंगल जिसके साथ दिखेगा उसको cos बोल देना आप। ठीक, अब बताओ जरा, तो इस वेक्टर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो इस दिशा में प्रभावकारी होगा और एक जो होगा वो इस दिशा में प्रभावकारी होगा। डेफिनेटली आप इधर ले जा रहे हैं तो इसका प्रभाव इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, तब ना वो बीच में जा रहा है उधर, है ना? चलिए, तो इसका इधर वाला हिस्सा क्या होगा? अरे थीटा के साथ वाला हिस्सा, ये आपने सिखाया सर cos 60, और ये थीटा के अपोजिट वाला हिस्सा, तो क्या लिखोगे आप? 2 sin 60। तो आप कहेंगे सर जो ए वेक्टर है ना उसके 2 प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, एक जो x दिशा में उत्पन्न हो रहा है वो कितना है? 2 sin 60 डिग्री किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है? आई कैप की दिशा में उत्पन्न हो रहा है, प्लस 2 cos 60 किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है बताओ? जे कैप की दिशा में उत्पन्न हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ जरा? तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ये sin 60 √3/2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? √3 आई कैप, प्लस cos 60 1/2 होता है, 1/2 से 2 कट गया, ये आ गया जे कैप। ये आपका ए वेक्टर आ गया। आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, ढक्कन आ गया। बहुत बच्चे ऐसे भी करेंगे, कहेंगे क्या चीज, अगर ये 60 है तो इसको 30 ले लो, तो जब इसको 30 लोगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री आई कैप की दिशा में, और डेफिनेटली इधर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 2 sin 30 डिग्री जे कैप की दिशा में। बोलो, तो आप ए वेक्टर कैसे लिखोगे? आप ए वेक्टर के 2 हिस्से हैं सर, एक हिस्सा है 2 cos 30 डिग्री आई कैप, प्लस एक हिस्सा है कितना? 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री जे कैप। इसका भी आंसर निकाले, चेक करो, नहीं आएगा, करो। cos 30 कितना होता है? √3/2 से 2 कट जाएगा, √3 आई कैप आ गया, प्लस sin 30 होता है 1/2 से 2 कट गया तो कितना गया जे कैप। देखो तो सेम आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप एंगल कहां से देख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको जो प्रभाव उत्पन्न करना होगा इस दिशा में वो तो उतना ही करेगा ना। उसको क्या पता आप इसको 60 लेके काम कर रहे हो, इसको 30 लेके काम कर रहे हो। वो तो कहता है कि भाई हमको इतना एंगल पे इस तरह से इतना तिरछा में दोगे ना तो हम ऐसा ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेंगे। अब आप उसके बारे में आप इधर से जज करो तब, चाहे इधर से जज करो तब, बात एक ही है। ठीक, इधर से मान लिया आपसे सवाल कोई पूछे, यहां लेते हैं फॉर एग्जाम्पल
देखिए ध्यान से, यहाँ एक वेक्टर है मैग्नीट्यूड इसका 3, समझे, और ये एंगल रखा है 30 डिग्री, ये एंगल 30 है। तो डेफिनेटली कोई आदमी किसी चीज़ को इधर ले जा रहा है, इसका मतलब है वो थोड़ा थोड़ा इधर ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर ट्रैवल कर रहा है। मतलब इस वेक्टर के दो हिस्से होंगे, एक इधर वाला हिस्सा देखो जरा, और एक डेफिनेटली इधर वाला हिस्सा। इधर ले जाने का मतलब थोड़ा इधर चलना, थोड़ा इधर चलना, यस और नो। तो आप बताओ ये जो हिस्सा ये कौन सा है? अच्छा सर ये तो हाइपोटेनस थीटा के साथ वाला हिस्सा है, तो इसको लिखोगे आप 3 cos 30 डिग्री, और इधर वाला हिस्सा होगा तो क्या लिखोगे 3 sin 30 डिग्री। कैसे कहेंगे? कहेंगे सर अगर मान लो ये ओ ई वेक्टर है फॉर एग्जांपल, सर ओ ई वेक्टर के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है 3 sin 30 डिग्री जो कि माइनस आई कैप की दिशा में प्रभावकारी है, और प्लस 3 cos 30 डिग्री जो जे कैप की दिशा में प्रभावकारी है। देख रहे हैं यहाँ पर जे के साथ कॉस आ जा रहा है। तो ये आपको रटना नहीं है, सीधा बात क्या करना है, थीटा के साथ वाला कॉस होगा, बस इस पर ध्यान देना है, ठीक। और उसके बाद देखो किस दिशा में, उसको मैग्नीट्यूड को दिशा से मल्टीप्लाई करो तो उधर वाला वेक्टर आएगा। तो अगर इधर वाला वेक्टर ये रहा, इधर वाला वेक्टर ये रहा, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कह सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू डायगोनल वाला वेक्टर, है कि नहीं है? चलिए ये कहानी है रिजोल्यूशन वेक्टर का। इसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो सकते हैं, है ना। आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाते हैं इस पर। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या रिजोल्यूशन वेक्टर का इस्तेमाल होने वाला है आपके लिए फिजिक्स में, इसके अलावा और भी इस्तेमाल होगा। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने लिया ताकि आप उसको प्रैक्टिकली समझ सकें क्यों पढ़ रहे हैं हम, हाँ। चलिए देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन हम आपको समझा सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये एक ऐसा सरफेस है, देख रहे हैं सरफेस, इस सरफेस पर हमने कुछ रखा, और इस सरफेस को अगर ऐसा तिरछा कर दोगे ना, नाउ दिस तिरछा वाला, और गिर मत भाई, दिस तिरछा वाला सरफेस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड का मतलब क्या हो गया? प्लेन इज समथिंग एट सम इंक्लिनेशन। प्लेन अगर किसी एंगल पर रखा है तो उसको कहते हैं हम क्या चीज? इंक्लाइंड प्लेन। अब कहानी ये है, देखिए ध्यान से, अगर इस पर डस्टर रखा है तो इंक्लाइंड करोगे तो क्या होगा, थोड़ा देर में ये डस्टर यहाँ से फ्रिक्शन आ रहा था, ये डस्टर यहाँ से फिसलना शुरू करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? यस और नो? यानी कि सोचो जरा, अगर ये डस्टर इधर फिसल रहा है तो डेफिनेटली डस्टर पर इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कोई फोर्स लग रहा है, तभी तो ये इधर जा रहा है। कौन लगा रहा है वो फोर्स? तो आप सोचो कहोगे सर ग्रेविटी लगा रहा है। तो ग्रेविटी तो फोर्स बिल्कुल सीधा लगाता है ना। ग्रेविटी सोच के देखो, अगर यहाँ ऐसे ऐसा रखो, फिलहाल फिसलेगा नहीं, ऐसा रखा है, तो ध्यान से देखना, इस डस्टर पर बिल्कुल यहाँ से नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट होता है ना, बिल्कुल वर्टिकल एक्ट होता है ग्रेविटी, है ना। फिर ये तिरछा क्यों जा रहा है? इधर कौन सा फोर्स है ना? इस बारे में हमको पता लगाना है। तो सोच के देखो, अगर ग्रेविटी इधर नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, अगर ये ग्रेविटी बिल्कुल नीचे एक्ट हो रहा है, आपको मालूम है कितना होता है? m इंटू जी। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है किसी m मास का ऑब्जेक्ट? m इंटू जी 9th क्लास में आप बेसिक पढ़े होंगे। चलिए अब ये mg के दो हिस्से होंगे, जानते हैं कौन कौन सा? एक mg का हिस्सा होगा सरफेस के एलोंग वाला, जो इस ऑब्जेक्ट को आगे ले आने की कोशिश कर रहा होगा। बोलिए बबुआ, है कि नहीं है? अच्छा, इस mg का एक और हिस्सा होगा जो ठीक इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। वो क्या कर रहा होगा? तो वो mg का ये वाला हिस्सा इस मास को इस सरफेस पर टिकाए हुआ होगा। सोच के देखो, यहाँ पर सोच के देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ डस्टर रखा है, तो डस्टर उड़ के भाग तो नहीं रहा है ना, यानी कोई फोर्स है जो इसको सरफेस पर ऐसे चिपकाया हुआ है, ऐसे तिरछा की तरफ। और अगर मान लो कि ये घसक रहा है नीचे की तरफ, तो कोई फोर्स है जो सरफेस के लॉन्ग लग रहा है, जिसको आगे खींच रहा है, और साथ में इसको सरफेस पर भी जमाए हुआ है। यस और नो? मतलब इस जो वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट इसके दो हिस्से हैं, एक सरफेस के लॉन्ग वाला, एक सरफेस के परपेंडिकुलर वाला, जो इसको इस पर ऐसे जमाया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो हम इसको जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कितने कितने मैग्नीट्यूड का होगा। तो आपके लिए थीटा जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाइए। आपको मालूम है हम फोर्स को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक हिस्सा जो है वो किसके लॉन्ग है? सरफेस के लॉन्ग वाला हिस्सा है, और एक हिस्सा सरफेस के परपेंडिकुलर है। मतलब एक ये दिशा हो गया, एक ये दिशा हो गया। इसको अब दो हिस्सों में तोड़ने का है, तो एक इधर वाला हिस्सा, एक इधर वाला हिस्सा। अभी आप पढ़े,
थीटा मालूम चल जाएगा ना सर, तो हम 2 मिनट बता देंगे ये कितना होगा। बहुत बढ़िया, चलिए देखिए हम आपको थीटा बता देते हैं। सोच के देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा ना 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 90 माइनस थीटा। तो जो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब सोचो ये भी तो पूरा 90 है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ वाला एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। सोचो देखो, ये थीटा तब ना ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो कितना हो जाएगा थीटा। मतलब यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा। तो आप बताओ क्या करोगे सर? अब हम समझ गए, थीटा के साथ वाला हिस्सा लिखा जाएगा mg cos थीटा। अच्छा सर, और थीटा के उधर वाला हिस्सा क्या लिखा जाएगा mg sin थीटा, है कि नहीं है? यानी कि ये mg cos थीटा, mg का जो कंपोनेंट है, वेट का जो कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, एक इधर वाला हिस्सा होगा जो इस डस्टर को, इस ऑब्जेक्ट को जमीन पर जमाने की कोशिश कर रहा होगा, दबा के रखेगा, उड़ने नहीं देगा उसको ऊपर की तरफ। और एक हिस्सा mg sin थीटा वाला होगा जो इसको आगे की तरफ फिसलाने की कोशिश कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। यही वाला हिस्सा इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा कि तुम उधर की तरफ भागो, है कि नहीं है? अब सोच के देखिए, अभी क्या है, अभी वो mg sin थीटा वाला हिस्सा बहुत कमजोर है, वो इसको इधर खींच नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे तिरछा करोगे तो क्या होगा, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो माय गॉड, तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, आप सोचो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसके फिसलने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप एंगल चेंज करते जाओगे, ये वाला कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो उसको और ज़्यादा से ज़्यादा फिसलाने की कोशिश करता जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आपको इस तरह से और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के स्वरूप यहाँ देखिएगा, मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर भैया हमने 10 kg का ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, अच्छा सुनिएगा बब्बू ध्यान से। हम कह रहे हैं यहाँ हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जो यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर है। कितना एंगल पर है? 30 डिग्री के एंगल पर। आपसे पूछा कोई एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप सोचो इस फोर्स के 2 हिस्से होंगे। एक इधर वाला हिस्सा जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, यस और नो? ये वाला हिस्सा क्या करता होगा, दिस हिस्सा प्रोवाइड एक्सेलरेशन, यस और नो? और दिस हिस्सा ट्राई टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? यस ना? आपसे एक एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप क्या करोगे? कभी भी ये गलती मत करना, अरे सर फोर्स बराबर 5 न्यूटन, मास बराबर 10 kg, तो एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटा मास। फोर्स है भैया 5, 10, समझना है ना? तोपों की सलामी दी जाएगी आपको, है ना? मतलब आपके सामने तोप लगा करके सीधा उड़ा दिया जाएगा आपको, है ना? ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। कहने का ये मतलब है कि इस 10 kg के ऑब्जेक्ट को इस फोर्स ने एक्सेलरेट नहीं कराया है, इस फोर्स का एक इधर वाला हिस्सा है जो इसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश किया है। तो इधर वाला हिस्सा आपको मालूम चलेगा, तब जाकर आप एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। जो फोर्स एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी को नहीं इस फॉर्मूला में रखिएगा। हो, ये फोर्स कौन सा होता है? ये वो फोर्स होता है जो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सेलरेट करवाता है, वो वाला फोर्स होता है। तो क्या ये वाला फोर्स एक्सेलरेट करा रहा है कि इसका कुछ हिस्सा एक्सेलरेट करवा रहा है? यस और नो? इसीलिए हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, ताकि ये वाला हिस्सा पता लग जाएगा तो आराम से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो आप बताओ इधर वाला हिस्सा कितना होगा? तो आप कहोगे सर थीटा के साथ वाला हिस्सा ना 5 cos 30 डिग्री होता है। तो 5 cos 30 कितना? cos 30 √3/2 है ना? तो कितना हो जाएगा? 5 √3/2। अच्छा, इतना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा, एक्सेलरेट करवाने वाला फोर्स कितना है? तो आप कहोगे सर 5√3। 5 न्यूटन नहीं है एक्सेलरेट कराने वाला फोर्स, इसका कुछ हिस्सा है, 5√3 हिस्सा है जो इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। और एक मास कितना है? तो आप बोलोगे 10 kg। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो ये बराबर होता है फोर्स बटा मास। तो आप कहोगे सर 5√3/2, अब बटा में 10, फोर्स बटा मास। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5/4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? बुझा रहा है ना हम लोग क्यों रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। चलिए इस चीज़ को आप
जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपके लिए पोजीशन वेक्टर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला आपके पास टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, है ना। देखो जरा ध्यान से, मान लो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। डेफिनेटली इस दिशा का नाम बताइए जल्दी से, आई कैप। इस दिशा का नाम क्या होगा, जे कैप। ठीक है बबुआ। अच्छा, ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर में एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का नाम है भैया एक्स कॉमा वाई। जेड भी लेंगे बाद में, जेड आप अपने होशियारी से ले सकते हैं। अभी फिलहाल ये पार्टिकल कोई पोजीशन को दर्शा रहा है, एक्स कॉमा वाई क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट है, ये किसी पोजीशन के एड्रेस को दिखा रहा है। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर का लिटरल मीनिंग होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, पोजीशन को इंडिकेट करने वाला वेक्टर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या कर रहा है, पोजीशन को इंडिकेट करने वाला जो वेक्टर होगा ना क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो मान लो कि यहां पर रेफरेंस पॉइंट है, ये रहा, है ना, यहां से आप मूव करना शुरू करेंगे, तो आप सोच के देखो इस पोजीशन पर जाने का तरीका क्या हो सकता है। तो ये एक्स कॉमा वाई बता रहा है कि देखो हमारे तक पहुंचने का ना ये तरीका है। क्या तरीका है कि भाई तुम इस दिशा में एक्स कदम चलो और इस दिशा में वाई कदम चलो, मेरे पास पहुंच जाओगे। अगर सोच के देखो यहां 3,2 लिखा रहता तो आप क्या कहते हैं कि सर इधर 3 यूनिट चलो, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, और फिर इधर 2 यूनिट चलो, 1 यूनिट 2 यूनिट। अरे हाँ, हम तो पहुंच गए तुम्हारे पास। ऐसा ना, कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग होता है, ये कहता है कि हमारे तक पहुंचने का एड्रेस कैसे होगा, ओरिजिन से मेरे तक पहुंचने का तरीका होगा इस दिशा में इतना चलो और इस दिशा में इतना चलो। यही कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो अगर एक्स कॉमा वाई लिखा है, इसका मतलब है क्या कि इस पॉइंट तक पहुंचने का तरीका होगा भैया इस दिशा में तुम x चलो और इस दिशा में तुम कितना चलो, y चलो, मेरे तक पहुंच जाओगे। तो इस बिंदु को इंडिकेट करने वाला वेक्टर किधर हुआ। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी यहां से खड़ा है और पूछा जाए कि अरे भाई x y वाला बिंदु किधर है, तो कहेगा ऐसे देखेगा यहां से, अच्छा उधर है, ये रहा। सर नो, मतलब यही वाला जो वेक्टर है, जो पॉइंट को क्या कर रहा है, ऐसे इंडिकेट कर रहा है, अच्छा वहां पर है। मतलब ये क्या कहलाने वाला है, ये कहलाने वाला आपका पोजीशन व्हाट वेक्टर। राइट अराउंड, हम कह सकते हैं किसी वेक्टर को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो होता है वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। लिख सकते हैं क्या चीज, हिंदी में लिख लो आप, है ना। किसी भी वेक्टर को है ना, ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, यस, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बोलिए बोलिए, आप बताओ पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा। तो आप कहोगे पोजीशन वेक्टर को जनरली आर से दिखाया जाता है ना, फैशन है एक तरह से, है ना। तो आर वेक्टर क्या लिख पाओगे, तो आप लिख पाओगे सर इस वाला हिस्सा को कहेंगे एक्स आई कैप की दिशा में है और ये वाला वाई जे कैप की दिशा में। मतलब एक्स कदम आई कैप की दिशा में चलो और वाई कदम जे कैप की दिशा में चलो, पहुंच जाओगे वहां पर। ये सुनो, तो ये आपका कहानी है किसका, पोजीशन वेक्टर का। यहां ध्यान देना, यहां पर जो भी आपका कोऑर्डिनेट है वही चीज आपने यहां लिख दिया है। यस और नो, मतलब कोऑर्डिनेट में ही अगर आप आई कैप जे कैप लगा देते हो तो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। कोई आपसे कहे कि उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, इसका मतलब है पक्का वो आपसे आर का मैग्नीट्यूड जानना चाह रहा है। और आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो आप सोच के देखो, ये दूरी है एक्स, ये दूरी है वाई, तो आपको पाइथागोरस आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, सर इसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख के नहीं लग रहा है आपको कि किसी ने वेक्टर में, वेक्टर के दो हिस्से हैं, एक आई कैप की दिशा में और एक जे कैप की दिशा में, तो आई कैप वाले का स्क्वायर कर दो, जे कैप वाले का स्क्वायर कर दो, क्या निकल जाता है, मैग्नीट्यूड निकल जाता है। बोलो बोलो, राइट है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि इस पोजीशन वेक्टर का दिशा किधर होगा, मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया होगा, तो एंगल निकालने का तरीका क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू, सोच के देखो इस ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे, y बटा कितना x। मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेट दे दिया तो आप फटाक से पोजीशन वेक्टर लिख लोगे, फटाक से उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस बता दोगे
और साथ में पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाया है वो भी बता लोगे। ये सुनो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई हमारे लिए, तीन तीन बातें निकल के आई। मतलब कोऑर्डिनेट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, राइट और रॉन्ग। अच्छा सोच के देखिए, मान लीजिए कि यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है √3,1 ऐसे दे दिया, ठीक। कहा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसको रीजन से ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर होगा, तो कैसे निकलेगा। तो आप सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। ये √3 है, मतलब यहां से यहां तक √3 और यहां से यहां तक कितना, बोलिए बोलिए 1। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा, इस वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, √3 मैग्नीट्यूड किस दिशा में, बोलिए बोलिए आई कैप की दिशा में, ठीक, प्लस 1 मैग्नीट्यूड किस दिशा में, बोलिए बोलिए जे कैप की दिशा में, 1 मैग्नीट्यूड जे कैप की दिशा में। तो क्या आ गया, √3 आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। चलिए आप कोई पूछे कि ये दूरी कितना है ओरिजिन से ये वाला, तो आपको पाइथागोरस आता है, या तो पाइथागोरस लगा लो, या फिर सबसे अच्छा तरीका क्या है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो और प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो। कितना आ गया भैया, 3 और 1 4 आंसर आ गया 2। मतलब ये दूरी कितना होगा, 2 होगा। तो आपसे पूछे ये एंगल कितना है, तो आप कहोगे सर tan थीटा लगा के देखो ना, ये दूरी है 1, ये दूरी है √3, अच्छा परपेंडिकुलर बाय 1/√3। अरे सर ये तो लगता है थीटा 30 डिग्री होगा, तब तो वो 1/√3 आएगा, यस और नो, राइट। तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर से बहुत कुछ सामने निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए मान लें आपसे पूछे, यहाँ देखना, इधर नहीं लेते हैं, इधर लेते हैं आप, चलिए आप थोड़ा खेल खिलाते हैं। इधर ये पॉइंट है इस बार 1,√3 का, डेफिनेटली गलत है, -1,√3 इस सेकेंड कोऑर्डिनेट में है ना, कोऑर्डिनेट में है। चलिए अब बताओ ये पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखोगे। तो ये पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा सर, अरे अरे सर ये दूरी है डेफिनेटली 1, जो कि इस दिशा में इसलिए माइनस लगा हुआ है ना, और ये दूरी कितना है, √3 है। दूरी 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 नेगेटिव नहीं होता है, ये 1 और ये √3, चूंकि ये 1 इस दिशा में है इसलिए वहां पर माइनस लगा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए उसका साइन उसमें ऐड किया हुआ है। बट ये दूरी कितना है 1, ये दूरी कितना है √3। तो आप क्या बोलोगे, सर आर वेक्टर के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा है 1 जो किस दिशा में एक्ट हो रहा है, माइनस आई कैप की दिशा में एक्ट हो रहा है, प्लस एक हिस्सा है इसका √3 वाला जो किधर एक्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ है ना, √3 जे कैप। देखो कितना है, -1 आई कैप प्लस √3 जे कैप। तो आप सोचिए देखो ना, ऐसा लगता है सीधा सीधा डायरेक्ट क्या हो गया, सीधा सीधा 1 में किसी ने आई कैप जोड़ दिया तो √3 में किसी ने जे कैप जोड़ दिया, आया कि नहीं आया। मतलब सीधा कोऑर्डिनेट दिखेगा उसमें आई कैप जे कैप जोड़ देना, वही क्या हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे सर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यस और नो। जंबल मत करना, सब अलग अलग चीजें हैं। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है इधर वाला है ना, पेज नंबर 1 है ना। अच्छा फिर ये क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ये क्या आपका एग्जाम्पल नंबर 2, सही है। कितना आ रहा है बताना जरा, 2 ही आएगा निश्चित, राइट। अच्छा थीटा कितना कोई पूछे आपसे, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल बताना है, तो ये इस वाला में देखो ध्यान से, इसका कितना है √3, tan थीटा लिख रहे हैं √3 बटा ये कितना है 1, कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब ये वाला हिस्सा कितना 60 डिग्री, मतलब इधर वाला हिस्सा कितना होगा, इधर वाला एंगल 120 डिग्री। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एकदम आसान है ना। आप जल्दी से उसे नोट करो फिर हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आपके पास अगला कंसेप्ट है हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, मान लो कि आप किसी बिंदु पर खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट अस सपोज ये x, y बिंदु है, x1, y1 बिंदु है। हम अभी 2 ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, उसमें एक जेड आ जाएगा तो उसमें साथ में एक के कैप ऐड हो जाता है, वो हम दिखाते हैं थोड़ा देर में। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट मान लो x2, y2 का पॉइंट है, यहाँ भी कॉमा लगा लेना, कॉमा मैंने दिया क्योंकि 1 में कन्फ्यूज होता है कभी कभी। अच्छा आप इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहे हैं, ये आपका इनिशियल बिंदु है A, ये आपका फाइनल बिंदु है क्या B, ठीक है। कहता है यहां से अगर आप यहां जाओगे तो ये वाला जो वेक्टर होगा ना AB वेक्टर, इस AB वेक्टर को कहेंगे क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट व्हाट वेक्टर। हमको ये निकालना सीखना है कैसे होगा,
ठीक है, तो देखिए एकदम आसान है, बिल्कुल नहीं घबराना है इसके लिए। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 2 पोजीशन वेक्टर इमेजिन करेंगे। सोच के देखो, एक पोजीशन वेक्टर ये रहा, लेट अस कॉल दिस पोजीशन वेक्टर इज आर इनिशियल। आर ए नहीं लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं हम लोग क्या चीज, आर इनिशियल। ठीक है, अच्छा इसको हम लिख रहे हैं क्या चीज, आर फाइनल। आर बी भी लिख सकते हैं। जनरली होता क्या है कि जिस नाम का बिंदु होता है उसी के नाम से दिखाना चाहिए, उसको ज़्यादा अच्छा होता है, तरीका बढ़िया तरीका है ना। बस आप ध्यान रखना ये इनिशियल और क्या है, फाइनल है। चलो, तो आपको ये वाला वेक्टर निकालना है, कैसे निकलेगा, तो डेफिनेटली इस वेक्टर, इस ट्रायंगल में वेक्टर लॉ लगा देंगे, है ना। कैसे करेंगे फिर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाइए उस ट्रायंगल के अंदर। क्या करेंगे सर, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बराबर ये वाला वेक्टर, मतलब आर बी वेक्टर इज इक्वल टू, आर बी वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। बोलो हाँ कि ना, ये वाला प्लस ये वाला मतलब ये वाला रिजल्टेंट, राइट। चलिए आपको यहाँ ए बी निकालना, तो क्या करेंगे, आर ए को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कर दीजिए भैया। सो ए बी इज इक्वल टू, आर ए उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डेफिनेटली आर बी माइनस आर ए। देखो तो क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू आ गई। ये कौन सा क्या चीज है ये पता हो जरा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर इज इक्वल टू आर बी क्या है, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। ये क्या है, ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर, आप लिख लो इसको, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, और आर ए क्या है, तो अच्छा ये तो पोजीशन वेक्टर है इनिशियल वाले पॉइंट का, तो आप लिख सकते हैं दिस इज योर इनिशियल, ठीक, पोजीशन वेक्टर। अच्छा सर, ये तो बड़ा अच्छा बात निकला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पढ़े कि नहीं पढ़े, पहले 9th में पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत, क्या चीज कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, वही चीज है, फाइनल पोजीशन वेक्टर अब आ गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आपको पोजीशन वेक्टर लिखने आता है, जैसे ही यहां लिखोगे फटाक से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। आइए सीखते हैं कैसे आता है। यहां देखिएगा, इधर देखिएगा, सोच के देखो, आप लिख रहे हो ए बी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कैसे आ रहा है जरा सोचो 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 सोचो। ये आ रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर, क्या लिखोगे, तो सर आपने भी सिखाया कोऑर्डिनेट में आई कैप जे कैप लगा दो फिर, तो x2 में आई कैप लगा दो प्लस y2 में क्या लगा दो, जे कैप लगा दो। बोलो बोलो हाँ कि ना, तो ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कैसे लिखा जाएगा, अच्छा ये वाला पोजीशन वेक्टर, तो आपने सर सिखाया x1 में आई कैप लगा दो प्लस y1 में जे कैप लगा दो। अब दोनों को सबट्रैक्ट कैसे करोगे, तो आई कैप वाले को आई कैप वाले से घटाओ, जे कैप वाले को जे कैप वाले से। बताओ x2 में से x1 जाएगा तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये वेक्टर है x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक, अच्छा, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 क्या भैया, जे कैप। ये क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब देखो ये बात तो हमने सीख लिया कि अच्छा ये चीज इससे आया है, ये बढ़िया बात है। लेकिन अब आपको बार बार इतना पापड़ बेलना ना पड़े, है ना, इसको पापड़ बेलना ही तो कहते हैं, है ना। इसलिए हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता सकते हैं कि इस ए बी वेक्टर को ध्यान से देखो। ऐसा लग रहा है कि अच्छा सर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में से इस वाले फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट में से इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट घटा के आई कैप लगा दो, और फाइनल वाई कोऑर्डिनेट में से इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट लगा के जे कैप लगा दो, तो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, है ना। अब बताओ जरा, पोजीशन वेक्टर को घटाने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को घटाओ। नहीं समझे, देखो ना ध्यान से, अरे बेवकूफ, x2 आई कैप और x1 आई कैप लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बताओ इसी को ना घटाओगे तो असल में आई कैप थोड़ी घट रहा है, असल में x2 माइनस x1 हो रहा है, मतलब कोऑर्डिनेट ही तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना भैया, ये सुनो। इसलिए तो अब करना क्या है कि अच्छा सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप हमको बता दी है कि आगे जाकर के कल को अगर यहाँ पर 3,2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5,2 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा 3 ले लो, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, आपसे कोई क्या है कि सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो आप करना क्या, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा, फाइनल कौन सा है इसमें, ये फाइनल की ये फाइनल, ये तो इनिशियल है, जहाँ से जा रहे हो जहाँ पहुँच रहे हो वो फाइनल है, ये क्या है इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर।
तो फाइनल माइनस इनिशियल रहता, अच्छा 5 में से 3 गया इतना इंटू वाई कैप, प्लस 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया इतना इंटू जे कैप। ये क्या आ गया आपका, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया डायरेक्ट। निकालना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, सीधा फाइनल कोऑर्डिनेट, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट घटा दो माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, आई कैप लगा दो उसमें। उसी तरह से फाइनल वाई कोऑर्डिनेट्स माइनस फाइनल इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट घटा दो, उसमें जे कैप लगा दो आप। ठीक, इससे क्या निकल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल जाएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला, ध्यान से देखिए क्या, अगर आपसे कोई भविष्य में पूछे कि इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा देर के लिए, कोई पूछे कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप कहोगे सर आई कैप के सामने वाला का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का स्क्वायर। आप देखो तो ऐसे किसी फॉर्मूला से कोई भेंट मुलाकात हुआ आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट हुआ होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट, और उससे क्या चीज अंडर रूट। दो बिंदु के बीच का दूरी निकल गया कि नहीं निकल गया, यानी कि दो बिंदु के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है ना। तो ये आपको डिस्टेंस फार्मूला भी आप कह सकते हैं, सर आपने तो डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव कर दिया, यस और नो। तो असल में ये डिस्टेंस फार्मूला ही है, उसी को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। हम आपको उदाहरण देते हैं, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है 2,3, यहाँ एक पॉइंट है 5,9। आपसे पूछा कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ये बी पॉइंट, तो आपका जो ए बी वेक्टर होगा वो कैसे निकलेगा, तो फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला, 5 माइनस 2 आई कैप प्लस 9 माइनस 3 जे कैप। आगे निकालना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एकदम आसान है ना। और कितना आ गया, 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। कोई आपसे पूछे मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप करोगे अंडर रूट वही वाला 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर और 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर। देखो तो ये इसी का ना हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। ये कितना आ जाएगा, 3 तिहाई 9 और 6 6 36 रूट 45, मतलब 3 रूट 5। ये डिस्टेंस आ गया, ए बी वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना एकदम आसान है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या फिर फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, उसमें आई कैप जे कैप लगा देना, दैट्स इट। चलिए बहुत अच्छा, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। हो गया, चलिए यहाँ देखिए बच्चा, आपके पास एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 कैप। देखिए आप कई कैप का मतलब क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कि एक वेक्टर के उसका कुछ प्रभाव हो सकता है एक्स दिशा में होगा, कुछ हो सकता है वाई दिशा में होगा। हो सकता है, सोच के देखो कि अगर एक एक्सिस है, ये रहा फॉर एग्जांपल, यहाँ देखिए ये आपका काला वाला एक्स एक्सिस, ये लाल वाला है वाई एक्सिस, और आपके सामने जो है ये आपका जेड एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। कोई वेक्टर अगर इधर हो बीचों बीच, तो इस वेक्टर का कुछ, आप इधर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर का कुछ प्रभाव एक्स की दिशा में होगा, कुछ प्रभाव वाई की दिशा में, कुछ प्रभाव जेड की दिशा में होगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि एक क्यूबॉइड बनाओ पहले, अब आपको ज़्यादा नजर आएगा उसके बाद। क्यूबॉइड बनाना भूल गया आपके चक्कर में, बताओ आप सोचो। ये आपका है इधर वाला, ये वाला एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस, इधर वाला है आपका जेड एक्सिस, और इधर वाला ऊपर वाला आपका वाई एक्सिस, दिखाई दे रहा है। कोई वेक्टर सोचो अगर इसके डायगोनल के लॉन्ग हो, ये वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, तो बताओ इस वेक्टर के कुछ एक्स हिस्सा होगा, कुछ वाई एक्सिस होगा, और कुछ थोड़ा बाहर भी है तो थोड़ा इसका जेड कंपोनेंट भी होगा, ऐसा ना। मतलब इस ये अगर आपका बाहर की तरफ ऐसे डायगोनल में एक्ट हो रहा है, तो इसका कुछ एक्स दिशा में भी कंपोनेंट होगा, कुछ वाई में बढ़ा होगा, कुछ बाहर भी आया है, जेड की तरफ भी आया है, यस और नो, है ना। तो आपको ये तीनों, इसकी तरफ जो हिस्सा होगा उसको कह देंगे आई कैप वाला हिस्सा, इसको जे कैप वाला, जो बाहर की तरफ जो हिस्सा होगा उसको क्या कह देंगे हम लोग, के कैप वाला हिस्सा, समझ में। तो जेड उसी तरह से कर लेना, आपको एक्सटेंड कर देना इस फार्मूला को कि एक्स
कंपोनेंट y कंपोनेंट, और ये क्या होगा आपका z कंपोनेंट, अगर उसका z में भी हिस्सा है। तो इसके साथ आप क्या लगाते हो i कैप, इसके साथ क्या लगाते हो j कैप, उसी तरह से इसके साथ क्या लगाते हो k कैप। समझ में? अच्छा, अगर मान लो कल को अगर यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, ऐसा कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,6,7, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो आपसे कोई क्या है कि ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे? तो पोजीशन वेक्टर आएगा 5i कैप प्लस 6j कैप और 7k कैप, लगा दो हो जाएगा, है ना? बस वही चीज़ है, बस खाली उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना और कुछ नहीं करना, राइट। चलिए, तो उसी तरह से आपको वेक्टर दे रखा है, कहता है क्या चीज़, इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो आप पहला क्लास याद करो, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, वैसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। हम आपको बताए थे कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर के अलॉन्ग निकालने का तरीका होता है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर, ठीक, डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बताया था ना। होता क्या है, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से, देखो याद करा रहा हूँ मैं आपको, अगर ए वेक्टर है 5 किलोमीटर नॉर्थ, डिवाइड बाई ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है 5 किलोमीटर, किलोमीटर किलोमीटर कट दिया है, क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन को। और मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, तो इससे ही आपने एक बार में काटा ना, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका 1 होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 हो विदाउट एनी यूनिट और डायरेक्शन को इंडिकेट करे, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। सर समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को क्यों इंडिकेट करता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल होता है, बचता क्या है उसके पास, डायरेक्शन, है ना। चलिए, यानी कि वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या निकलता है, यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, सुनना ध्यान से। ए वेक्टर क्या है, तो आप कहोगे सर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ए वेक्टर का, तो सर आपने सिखाया है अगर कोई भी वेक्टर बेस वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो, जब भी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस है तो समझ जाओ क्या है, बेस वेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस है ना। तो आप बताओ जरा, x के सामने वाले का स्क्वायर प्लस j के सामने वाला का स्क्वायर प्लस k के सामने वाले का स्क्वायर, क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है, जो अभी आपने क्यूब बोर्ड बनाया था उसे क्या है, डायगोनल है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता, फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर है बॉडी डायगोनल, तो अगर आपका ये x दिशा है, y दिशा है और z दिशा है, तो बॉडी डायगोनल कैसे निकलेगा, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, यही ना आपका बॉडी डायगोनल होगा, वो जो कि क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, राइट। इसलिए आपने ये काम किया है। तो x के सामने वाला का स्क्वायर, y के सामने वाला का स्क्वायर, j के सामने वाला का स्क्वायर कर दीजिए, k x के सामने वाला, y के सामने वाला और z के सामने वाला का स्क्वायर, ठीक है। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, कितना आ रहा है बताओ जरा, सोचो। ये 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड डिवाइड बाई, यहाँ देखना 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये तो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 2 बार 5 का स्क्वायर है, एक 5 का स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो ये जाएगा 5√2, कितना आया, यानी ये कैप आ गया 3 डिवाइड बाई 5√2i कैप प्लस 4 डिवाइड बाई 5√2j कैप प्लस 5 डिवाइड बाई 5√2k कैप, 5 से 5 कट गया, आप इस तरह से 1/√2k कैप आ जाएगा। ये आपने क्या सीख लिया, यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, यस, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो कंपोनेंट्स के स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये तो आता ही निकालने, और ये क्वेश्चन में दिया ही होगा, दोनों को डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, बेसिक सवाल है, कहता है इफ अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री, एक फोर्स है जो 60 डिग्री के एंगल पर एक्ट हो रहा है, कहाँ से, तो हॉरिजॉन्टल से। तो देखो ध्यान से, ये आपका हॉरिजॉन्टल दिशा है, इस पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है इधर की तरफ, कितना एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर। ये समझ में आ गया सर, ये तो ठीक बात है। ऐसा ये वाई एक्सिस होगा और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं है। कह रहा है इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 40 न्यूटन। अच्छा, मतलब जो इसका इधर वाला हिस्सा है ना, ये 40 न्यूटन दे रखा है। तो कहता है फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, आपको क्या निकालना है, आपको इधर वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना, मतलब ये वाला साइड निकालना है, कैसे निकलेगा। तो आप सोच के देखो, अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड है a, ठीक बाबू, तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, a cos 60 डिग्री। अगर इसका मैग्नीट्यूड a होता तो इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखते हो, a cos 60 लिखते हो ना, और वो किसके बराबर है, 40 के बराबर।
cos 60 कितना होता है, तो यहाँ देखो ध्यान से, cos 60 होता है 1/2 इक्वल टू कितना आ गया 40, तो ये बराबर कितना है 80। अच्छा सर, मतलब ये जो फोर्स है वो 80 न्यूटन का है, सॉरी, और ये हमारा आंसर नहीं है, हमको वर्टिकल निकालना है। तो वर्टिकल कैसे निकलता है, तो वर्टिकल निकलता है a sin थीटा से, a sin 60 डिग्री से। तो ये आपने निकाल लिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, मतलब एफ भी लिख रहे हैं, एफ भी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वो हो जाएगा a sin कितना 60, a कितना है, तो 80 निकाला आपने, sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, 40 बार में कट गया, आंसर हो जाएगा 40√3। यानी ये फोर्स कोई लिखने के लिए कहे आपसे तो क्या होगा, आप लिखोगे 40I कैप 40√3 J कैप। आया समझ, कितना आसान है ना, बोल दीजिए, इसको आप नोट कर लेना। यहाँ देखो तीसरा सवाल कहता है आपके पास 3 वेक्टर दे रखे हैं आड़े तिरछे पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है, और कहता है इन सभी का रिजल्टेंट निकालना है। अगर ये फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट हो तो उसका क्या प्रभाव उत्पन्न होगा, ओवरऑल आपको निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना मतलब तीनों वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि एडिशन ही रिजल्टेंट होता है। अब हमने सीखा कि ऐड करने के लिए यार टेल से टेल रखोगे, पैरेललोग्राम लगाओगे, बहुत भयंकर हो जाएगा आपका, है ना, 3 है, कहाँ से लगाओ, तो 2 ही वेक्टर का तरीका था। यहाँ देखिए, जब आप वेक्टर के कॉम्पोनेंट सीख लेते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप लाखों करोड़ों वेक्टर को ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, मतलब 3 4 5 वेक्टर भी अगर होंगे आपके पास तो आप उसको बेधड़क ऐड कर सकते हो। उसके आपको कोई ट्रायंगल और पैरेललोग्राम नहीं सोचना है, फिर एकदम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको करना क्या है, आपको रिजल्टेंट निकलेगा OA वेक्टर करने से प्लस BC वेक्टर करने से और प्लस DE वेक्टर करने से, ऐसे निकलेगा रिजल्टेंट। OA वेक्टर आपको लिखने आता है, आप सोच के देखो, ये हमको करना है, ये हमको करना है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, OA वेक्टर निकाल लेते हैं, वो तो आप सीख चुके हैं। सोच के देखो, अच्छा इधर 2 है तो वेक्टर अगर इधर है तो इसका कुछ प्रभाव इधर होगा, कुछ प्रभाव इधर होगा। अब इधर वाले वेक्टर का प्रभाव इधर तो नहीं आ सकता ना, उधर जाने का मतलब क्या है, थोड़ा उधर बढ़ना, थोड़ा उधर बढ़ना। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे, अच्छा सर ये हो जाएगा 2 cos 60, ओहो हो, किस दिशा में, आई कैप की दिशा में। आप तो बड़ा होशियार है जी। अच्छा, उसके बाद इधर वाला कंपोनेंट तो 2 sin 60 J कैप, ठीक है कि नहीं, ठीक। अच्छा, ये OA वेक्टर आ गया आपको। OB वेक्टर क्या होगा बताओ जरा। अच्छा, OA वेक्टर को निकाल के भी रख ही लो, cos 60 तो होता है 1/2, है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा आई कैप प्लस sin 60 होता है √3/2, ये हो जाएगा √3 J कैप। बोलो हाँ, राइट। अच्छा, OB वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, देखो जरा ध्यान से। OB वेक्टर निकलेगा, OB वेक्टर नहीं BC वेक्टर है ना, BC वेक्टर कैसे निकलेगा, BC वेक्टर निकाला जाएगा, सोच के देखो, ये 4 है तो इसका कुछ हिस्सा इधर होगा और कुछ हिस्सा नीचे की तरफ होगा। इधर वाला हिस्सा होगा सर थीटा के साथ वाला हिस्सा 4 cos 30, ओहो हो, ये आ रहा है आपका 4 cos 30 डिग्री, किस दिशा में, आई कैप की दिशा में। और इधर वाला हिस्सा, अच्छा थीटा के जो साथ नहीं है वो वाला हिस्सा कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा 4 sin 30, ये सर नो, और ये किस दिशा में, माइनस J कैप दिशा में, तो आप यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लिख दो J कैप, ठीक है। तो आप बताना जरा 4 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, राइट है, तो √3/2 रखोगे तो ये आएगा 2√3 आई कैप माइनस, और sin 30 होता है 1/2 तो ये हो जाएगा 2 J कैप। निकल गया BC वेक्टर। उसी तरह से बताओ DE वेक्टर क्या निकालोगे आप, DE वेक्टर निकलेगा, सोच के देखो, इसके 2 हिस्से होंगे, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा, क्योंकि वेक्टर इधर है तो इधर वाला हिस्सा कितना होगा, अच्छा थीटा के साथ वाला, मतलब 6 cos 30, 6 cos 30 बोलो तो कितना, cos 30 होता है √3/2, तो बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये 3√3 आएगा, और ये आ जाएगा 6 sin 30, 6 sin 30 कितना 1/2, तो ये क्या जाएगा 3, यानी ये वेक्टर आने वाला है 3 मतलब इस वेक्टर के 2 हिस्से हैं, 3√3 माइनस आई की दिशा में और 3 माइनस J की दिशा में। आप लिखोगे -3√3 आई कैप माइनस 3 J कैप, ये आपका क्या आ गया, DE वेक्टर आ गया। अब तीनों का जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, सारे I वाले को एक साथ कर दो, सारे J वाले को एक साथ कर दो। अब बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा, तो रिजल्टेंट यहीं पर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ लिख पाएंगे क्या,
और जगह कम हो गया है, आप मैनेज करना, देखना ध्यान से। आई कैप वाला यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तीनों को जोड़ रहे हैं, 2√3 है, यहाँ पर -3√3। तो बताओ 2√3 में से 3√3 घटेगा तो कितना बचेगा? -√3 बचेगा। तो यहाँ बचेगा 1 और इन तीनों का आ रहा है, मतलब यहाँ पर आ रहा है 1 + 2√3 - 3√3 और ये इसमें क्या लगाओगे आप? आई कैप, तीनों को जोड़ रहे हो ना, इसको और इसको जोड़ रहे हो, यही आएगा। तो आप यहाँ से क्या आ रहा है, इन दोनों का ओवरऑल आ रहा है 1 - √3 आई कैप प्लस, यहाँ देखो अगला, ये है √3, ये है -2, ये -3, -2 - 3 -5, तो ये आ जाएगा √3 - 5 क्या? जे कैप। ये आपने क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट निकाल लिया, राइट और रॉन्ग, है ना। तो आप कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने का एक और फायदा हुआ कि अगर 5-6 वेक्टर भी अगर दे रखे होंगे और कहीं भी दे रखा होगा तो हमें कोई जरूरत नहीं है उसको टेल से टेल मिलाओ, हेड से हेड मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। डायरेक्ट क्या करना है, आई कैप जे कैप में तोड़ना है और सीधा क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक, आप तो जल्दी से नोट करिए, फिर आपके लिए देखते हैं हम और क्वेश्चन हो सकता है तो, नहीं तो फिर डायरेक्शन को साइन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 3 और सवाल हैं, है ना। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पर है। पहला सवाल कह रहा है चीज़ कि यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा हुआ एक 50 kg का बक्सा है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आप कितना मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे ताकि इस बक्सा को रोक के रखोगे। सोचो, अगर ये फोर्स, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, एकदम चिकना जमीन है ना, तो कहता है अगर ये फोर्स नहीं लगाओ तो बक्सा भाग जाएगा नीचे। कहता है हॉरिजॉन्टल दिशा में कितना खींच के रखोगे कि ये बक्सा रुक के रहेगा। सोच के देखो आप, जब भी आप हॉरिजॉन्टल दिशा में खींचोगे तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। याद रखना, जब भी आप किसी सरफेस पर फोर्स देखते हो तो उस फोर्स के 2 हिस्से करना आप। एक हिस्सा हमेशा अलोंग द सरफेस करना, जो उसको सरफेस के अलोंग मूव कराने की कोशिश करेगा, और एक हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो सरफेस को दबा के रखने की कोशिश करेगा। हमेशा ही सरफेस का जब भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट रखा है सरफेस पर, फोर्स इधर, तो इस फोर्स को 2 टुकड़े करने हैं, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस। हमेशा ऐसा ही करना है। क्यों? क्योंकि या तो ये बक्सा परपेंडिकुलर अलोंग द सरफेस मूव करेगा या परपेंडिकुलर सरफेस मूव कर सकता है। यस और नो? हाँ, तो हमेशा 2 काम ही करना है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो ध्यान से, वैसे ही काम करेंगे। पहला काम क्या, इसको 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक हिस्सा होगा जो अलोंग द सरफेस होगा। अच्छा, मतलब एक इस फोर्स के एक ये इस दिशा में हिस्सा करना होगा और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब इस दिशा में तोड़ना होगा। तो पहले बिना एक्सिस ड्रॉ किए आप तोड़ नहीं सकते हो। तो आप सोचो, एक इधर और एक इधर, सोच के देखो क्या होगा। ये एंगल 30 है तो डेफिनेटली ये भी एंगल 30 ही होगा, क्योंकि ये अगर पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये 30। ठीक है, तो इस ऑफ के 2 कंपोनेंट है, एक इधर वाला हिस्सा और एक इधर वाला हिस्सा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो आप सोच के देखो, इस फोर्स का इधर वाला हिस्सा कितना होगा? इस फोर्स का इधर वाला हिस्सा होगा डेफिनेटली F cos 30 डिग्री। ऐसा नो, और इधर वाला हिस्सा क्या करेगा? इसको जमीन पर दबाने की कोशिश करेगा। ठीक, वो कितना होगा? वो होगा इधर वाला हिस्सा F cos sin 30 डिग्री, है ना। फिलहाल इसका हमको नीड नहीं पड़ेगा, इस पर हमको उतना विचार भी नहीं करना है। इसको बस ऐसा रखो, इसको रोक के रखना है। तो ये इधर नहीं खसकना चाहिए ना, मतलब हमको इस फोर्स से मतलब है। अब सोच के देखो, अगर ये 50 kg का ऑब्जेक्ट है तो इस 50 kg के कारण ग्रेविटी भी फोर्स लगाएगा, है ना। वो किधर लगाएगा? उस ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल नीचे होगा, mg, मतलब 500 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा हो, m × g करेंगे, है ना। अच्छा, तो 500 न्यूटन के फिर 2 हिस्से होंगे। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल कितना होगा? 30। तो इस 500 का इधर वाला हिस्सा कितना होगा? 500 cos 30। ये सर नो, इससे हमको मतलब नहीं है। इधर वाला हिस्सा कितना होगा? 500 × sin 30। अब ये भी सीखे हम लोग निकालना थोड़ी देर पहले। तो अगर ये रेस्ट पर, इसका मतलब इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आप खुद देखो यहाँ से, तो F cos 30 कितना है? F cos 30 बराबरी करना चाहिए किसका? 500 × sin 30 का। F निकल जाएगा यहाँ से, कितना होगा बताओ जरा। ये है cos 30 होता है √3/2 × F इक्वल टू 500 × 1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, F बराबर आ गया, F इंटू है सॉरी, F बराबर आ गया, √3 डिवाइड हो जाएगा 500 डिवाइड बाई √3 न्यूटन। कम से कम आपको इतना फोर्स लगाना हो तब रुक के रहेगा। क्या हुआ? क्या देखो ध्यान से, आपने इस फोर्स को 2 हिस्सों में तोड़ा, एक इधर वाला हिस्सा अलोंग द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस। अलोंग द सरफेस आया यहाँ से, थीटा के साथ वाला हिस्सा है तो F cos 30।
थीटा के परपेंडिकुलर वाला हिस्सा है तो क्या होगा साइन 30। इसको हमने थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया। उस तरह से जो ग्रेविटी होगा 500 न्यूटन एक्ट होगा, 50 × 10 m × g। 500 नीचे एक्ट होता है, सोचिए ये एंगल 30 होता है तो ये भी एंगल 30 होता है ज्योमेट्री के हिसाब से। तो इसके इधर वाला कंपोनेंट होगा 500 cos 30, इसके इधर वाला 500 sin 30। तो ये 500 sin 30 और ये f cos 30 बराबर ही करना चाहिए, तभी वो वहाँ पर रुक कर रहेगा वो। तो आपने बराबर कर दिया, यहाँ से क्या आया f बराबर 500 / √3। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन दैट वेक्टर। अच्छा, हमको वो वाला वेक्टर निकालना है। कौन वाला? विच व्हेन एडेड, जिसको ऐड किया जाता है, जब ऐड किया जाता है किसके साथ? तो टू द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर। अच्छा, मतलब एगो ऐसा वेक्टर निकालना है जिसको p और q के रिजल्टेंट में ऐड करेंगे तब आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग x एक्सिस। ठीक है, तो आप बताओ, मान लो कि वो वेक्टर है a, ठीक है, कह रहा है जिसको ऐड किया जाएगा कहां पर? तो रिजल्टेंट ऑफ p और q में। अच्छा, p और q के रिजल्टेंट में ऐड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस मिलेगा। वो कितना होता है? i कैप। तो ये a निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस, यहां देखना p और q जोड़ेंगे तो क्या देखना 2 और 1, ये कितना आएगा 3i कैप प्लस, ये देखो इसका j कैप है 7, इसका j कैप है 2, 7 2 कितना हो गया 9j कैप, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। उसी तरह से इसका k कैप है -10 और 3 कितना हो जाएगा ये -7 k कैप आ गया। ये इनका रिजल्टेंट आ गया। इक्वल टू क्या आना है i कैप। अब ये वेक्टर कैसे निकलेगा? तो इसको जब ट्रांसफर कर दो तो ये वेक्टर आ रहा है, देखो तो ध्यान से, i कैप में से घटाना पड़ेगा ये पूरा वाला 3i कैप प्लस 9j कैप -7k कैप। घटाओगे तो क्या आएगा बताओ जरा? घटाने से आएगा तीन में से एक में से 3 गया, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा -2i कैप। उस तरह से ये माइनस में गुना होगा तो ये आ जाएगा -9j कैप, और ये माइनस में गुना होगा तो आ जाएगा +7k कैप। क्योंकि i कैप में साई कैप घटता है, इसमें क्या है i कैप का मतलब है i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप और माइनस कर रहे हैं साथ। तो देखो ध्यान से, i कैप 1 में से 3 गया, कितना हो जाएगा -2, 0 में से 9 गया -9, इस तरह से करना है। ठीक है ना? असल में i कैप का मतलब क्या होता है? i कैप का मतलब होता है 0j कैप और 0k कैप। इसमें 0j कैप भी 0 और k कैप भी 0 है, तो 0 में से 9 घटाओगे तो -9 आएगा, और 0 में से -7 घटाओगे तो +7 आया समझ। तो ये वो वेक्टर है जिसको इसके रिजल्टेंट में ऐड किया है तो i कैप आ जाएगा। देखो तो अब इसका रिजल्टेंट तो यही है, इसमें इसको ऐड करें, देखो i कैप आ रहा है कि नहीं, तो ऐड करो तो 3 में से -2 मतलब i कैप आ गया, +9 -9 शहीद हो गया, -7 + 7 शहीद हो गया, i कैप आ गया। मतलब ये वो वेक्टर आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, चलिए उधर से अगला सवाल कह रहा है इंक्लाइन प्लेन दे रखा है, फिर से आपको देखिए ध्यान से। कह रहा है क्या चीज, इधर एक मास लटका हुआ है, इधर एक पुली है, यहाँ पर इधर भी एक मास लटका हुआ है। ठीक है, 5 kg और 3 kg है ना। कहता है क्या चीज, इफ कॉम्पोनेंट ऑफ W1, मतलब ये जो वेट है, ये जो फोर्स, इसका जो इधर वाला कॉम्पोनेंट होगा है ना, इक्वल टू W2। अच्छा, इसका इधर वाला फोर्स बराबर है। ठीक है ना। कहता है कि चाहिए एंगल कितना है, मतलब क्या क्या सवाल में कह रहा है? कह रहा है कि W1 का पैरेलल टू इंक्लाइंड, मतलब ये वाला कंपोनेंट, और कह रहा है W2 तो नीचे एक्ट होगा ना, ग्रेविटी है तो नीचे एक्ट होगा, इधर वाला कंपोनेंट बराबर है कह रहा है। तो थीटा कितना है पूछ रहा है आपसे। तो आप बताओ, अगर ये 3 kg है तो इसका नीचे वाला फोर्स m × g मतलब 30 न्यूटन होगा। ये बाद में भी सीखना है हमको, टेंशन नहीं, अभी हम आपको रिजोल्यूशन सिखा रहे हैं, यूज सिखा रहे हैं रिजोल्यूशन और क्या होता है। ठीक है, अच्छा उधर सोच के देखो, अगर ये 5 kg है तो इसका मतलब ग्रेविटी इस पर 50 एक्ट होगा, नीचे की तरफ 50 न्यूटन। तो डेफिनेटली आपको क्या बताया था, इंक्लाइंड प्लेन पर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक क्या अलोंग द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो आप बताओ, अगर ये एंगल थीटा है जो हमको निकालना है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अभी देखा थोड़ा देर पहले। तो सोचो ये 50 है तो इधर वाला कंपोनेंट 50 cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा 50 sin थीटा। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 50 sin थीटा बराबरी कर रहा है 30 न्यूटन का। इधर वाला कंपोनेंट मस्ट बराबर टू 30 न्यूटन। कर दिया हमने, क्या आएगा देखो जरा से,
साइन थीटा आ गया 3/5। जब भी साइन थीटा 3/5 हो तो थीटा इक्वल टू हमेशा 37 डिग्री होता है। ठीक है, हाँ आपको कुछ याद रखना, ये 37 डिग्री और 53 डिग्री दो ऐसे थीटा होते हैं, इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आपको इसको याद कर लेना है अपने थीटा के पहाड़ा में जो आपने पढ़ा है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उसमें 37 और 53 को भी ऐड कर लेना है। हम आपको लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू, है ना। असल में इस वैल्यू को आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, आपको एक ट्रायंगल, फेमस वाला ट्रायंगल आपको मालूम है, 3, 4 और ये 5, पता है ना। ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये कितना हो जाता है, 5 होता है। कह रहा है 3 के सामने, ये 3 के साथ वाला जो एंगल है जो 4 के सामने है वो कितना है, 53 डिग्री होता है, और इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है। ध्यान रखना है, ठीक है। इस ट्रायंगल को बस ध्यान पर देखिए क्या होगा। कोई आपसे कहे साइन 37 लिखो तो आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाई बेस में 3/5। कोई आपसे कहे कॉस 53 लिख के दिखाओ तो कॉस 53 कैसे लिखा है, कॉस, अच्छा बेस मतलब 3/5। ठीक है, तो आपसे कुछ क्या है, इस वैल्यू को आप याद कर लेना। कोई आपसे पूछे साइन 37, साइन 53, कॉस 37, कॉस 53, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए, ठीक है, तो साइन 37 कितना लिखोगे ट्रायंगल में, 3/5। 53 कैसे लिखोगे, 53 के सामने कौन है, 4/5। उसी तरह से 37, कॉस 37 पूछ रहा है, मतलब थीटा के साथ वाला, मतलब ये वाला कितना आएगा, 4/5। उसी तरह से कॉस 53 पूछ रहा है तो क्या लिखोगे, 3/5। ठीक है, इस वैल्यू का आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा बार फिजिक्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाद में हम आपको वीडियो का लेंथ लंबा और इसको ये शॉर्टकट याद करने का तरीका भी बता देंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। ठीक है, आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स। तब तक आप इस वीडियो को में जितने भी क्वेश्चंस आप किए हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को बहुत रिगरसली करना है, अच्छे से करना है, क्योंकि हमने आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल टाइप से करवाए हैं लेकिन उनके प्रैक्टिस नहीं करवाए हैं। तो आपको क्या करना है, उसको खूब लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बढ़िया से, है ना। तब तक आप देखते रहिए ऐसी वीडियोस। धन्यवाद।